Hey, hello friends, welcome back in my YouTube channel that's Bright Corner Pratikas. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट इसलिए की हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ग्लॉसरी एंड डेफिनेशंस के साथ साथ इस वीडियो में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से करवा दूँगी। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको ये चैप्टर बहुत ईजीली समझ आ सकता है। So friends, let's start this chapter crop production and management with the first word that is very important, crop. Yes. So as you can see on the board that has written crop. So crop होता क्या है? First of all, what is a crop? क्रॉप इज़ नथिंग बट अगर आपने फार्म में देखा होगा तो बहुत सारे प्लांट्स लगाए होते हैं फार्मर्स ने, कुछ ऐसे ओके तो इस टाइप के प्लांट्स लगे रहते एक ही जगह पे इतने सारे, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं खेत। यस इसी खेत को अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड। तो क्रॉप होता क्या है? फील्ड नहीं, खेत नहीं, तो होता क्या है क्रॉप? Crop is nothing but when plants of some kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अगर मैं इसे हिंदी में सिचुएट करूँ तो फिर इसका सिंपल सा मतलब होता है, जैसे अगर आप एक चाबी को लें और उसके बहुत सारे ग्रुप को लें तो हम उसे गुच्छा बोलते हैं। यस, हम उसे बंच बोलते हैं। उसी तरह अगर हम एक प्लांट को एक ग्रुप में कन्वर्ट करें तो हम उसे क्रॉप बोलते हैं। बस ये क्रॉप में डिफरेंस ये होता है कि ये एक जगह पे बहुत सारे ग्रो होते हैं, प्लस ये प्रोडक्शन के लिए ग्रो होते हैं, ताकि ये प्रोडक्शन मतलब होता है दुकान में बेचना या फिर कुछ भी करना। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्रॉप। यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप okay, one is kharif and one is rabi. Okay, so what do you think, what is this kharif and rabi crop? As you know, हमने फिफ्थ में भी इसे पढ़ा हुआ था। खारीफ क्रॉप्स मतलब वो होते हैं जो रेनी सीजन्स में ग्रो होते हैं। इनका मेन मोटो यही होता है जो भी फ्रूट या कोई भी क्रॉप रेनी सीजन में अगर वो ग्रो हो रहा है तो हम उसको एक नेम टैग दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं खारीफ क्रॉप्स। इफ़ यू गो विथ राबी क्रॉप्स वो होते हैं जो मार्च यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के होते हैं, जिसका मतलब हम विंटर बोल सकते हैं। विंटर सीजन्स में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं हम उन्हें बोलते हैं राबी क्रॉप्स। इट इज़ अंडरस्टूड? यस। तो राबी क्रॉप्स और खारीफ क्रॉप के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे खारीफ क्रॉप्स यानी कि रेनी सीजन, यानी कि बहुत ही जूसी क्रॉप होगा। सो जूसी क्रॉप मीन्स उसको ज़्यादा वाटर लगता होगा। यस, तो अगर हम एग्जांपल ले लें तो पैडी एक एग्जांपल हो गया। पैडी यानी कि अनाज, चावल। यस, जो हम रोज़ खाते भी हैं, राइस। एंड अगर हम और एक चीज़ ले लें तो दैट इज़ सोयाबीन। एंड अगर आप और आगे चलें तो मेज़। यस, दैट इज़ मेज़। सो यू गॉट दैट मेज़ भी एक बहुत ही जूसी क्रॉप होता है। हम उसे जूसी नहीं बोल सकते बट हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि इनको बहुत वाटर चाहिए होता है। यस, ओके। सो खारीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो विथ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ये राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स हो, यानी कि ड्राई क्रॉप्स। ओके, सो ये जो ड्राई क्रॉप्स होंगे इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हो सकता है वीट, इट कैन ऑल्सो गो विद ग्राम, पी एंड एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। नाउ
अगर आप इसमें देखें तो आप इसमें डिफरेंस में बहुत सारे सिचुएट कर सकते हैं, मगर इसमें जो दो मेन कॉमन डिफरेंस है इन दोनों के सीजन्स में, और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये इसके जो जो ड्राइनेस और एक है जूसी फ्रूट। ओके, एक ड्राई फ्रूट जैसा होगा और एक जूसी फ्रूट जैसा होगा। एक को चाहिए होगा मोर वाटर और एक को कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चर चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने खारीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ लेट्स गो विद द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे हमारा पूरा मेन टॉपिक निर्भर है, क्योंकि इन्हीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से हमें कुछ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इरिगेशन, सोइंग, लूजनिंग, टीलिंग एंड एक्सेट्रा, जो हम इस टेक्स्ट बुक में रीडिंग के बाद हमें पता चला था। यस, तो अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है, जिसका मैंने शॉर्ट में लिखा है भी AP। तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है, एक्चुअली में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है। So what is agricultural practices? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities are known as agricultural practices. आपको इसी से एक बहुत ही मेन चीज़ और एक मिलेगी, इसी से सिमिलर है, जिसमें हम A और T लिखेंगे। ये T का आई लिखेंगे, सॉरी, हाँ, इस आई का मतलब होगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट। यहाँ इम्प्लीमेंट का मतलब होता है टूल। सो वंस अगेन, व्हाट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट? So before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools known as agricultural implements, जिनका अगर आप शॉर्ट मीनिंग निकालोगे तो हम उसे टूल बोल सकते हैं। तो आपको समझ आया, जो दो सिमिलर वर्ड्स थे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब हम इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को वन बाय वन स्टेप्स में हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। और इस पूरे चैप्टर का यही मोटो है कि फार्मर वन बाय वन क्या क्या स्टेप्स करता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत लार्ज स्केल में एक क्रॉप को बना देता है। ओके, तो सबसे मेन टॉपिक हम लोग का स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, POS. So preparation of soil contains very important part that has a main thing that is known as tilling. टीलिंग का मतलब आप प्लॉइंग भी समझ सकते हो, और इस प्लॉइंग का मतलब यही होता है कि जब हम सॉइल को लूजन, यानी कि उसे खोद के उसे थोड़ा टर्न करते हैं, यानी कि टर्निंग प्रोसेसेस को ही हम टीलिंग बोलते हैं। दिस इज़ डन विद द प्लॉ। अगर आप प्लॉ के बारे में पूछना चाहो, सो दिस इज़ एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड since ancient time for tilling the soil, adding fertilizers to crop and removing the weeds too. This is the made of wood and drawn by a pair of bulls. इसके अंदर दो मेन और वर्ड्स आए, जैसे कि प्लॉ शाफ्ट और प्लॉ शेयर। सो प्लॉ शेयर is the strong triangular iron strip contains a strong triangular called plowshare, and the main part of plow is a long log of wood. There is a handle at one end that is called plow shaft. तो आप अगर आप ड्राइंग में भी देखो, इमेज में भी देखो, तो वहाँ पे आपको प्लॉ का एक डायग्राम दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि हमने एक और वीडियो इसी चैनल पे नोट्स बना के भेजे, जिसमें आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट इज हो।
Hoe is also a traditional way to using or completing the process of tilling, and it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron, a strong, broad, and bent blade of iron fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. तो अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा टेक्स्ट बुक में, तो फिग 1.2 इसका डायग्राम है। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये भी एनिमल से यूज होता है, और ये भी वही सेम प्रोसेस के लिए यूज होता है जिन्हें हम बोलते हैं टीलिंग एंड प्लॉइंग। ठीक है, बट आज के ज़माने में एक नई चीज़ यूज हो जा रही है जिसे हम बोलते हैं कल्टीवेटर। Cultivator is nothing but the using of tractor. Yes friends, अगर आपने देखा होगा आजकल के जो मॉडल इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं वो ट्रैक्टर से यूज होते हैं। ये ट्रैक्टर में बहुत सारे ही एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला और मेन एडवांटेज यही है कि इट सेव्स द लेबर एंड टाइम टू। उसके बाद अगर आप देखो तो फिर ये ट्रैक्टर आज के दिनों में टाइम भी सेव करता है, और तो और इससे प्लॉइंग बहुत ही जल्दी टाइमिंग में कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात, इसको प्रिफेयर करना, इसको ऑपरेट करना बहुत इजी होता है। और इसमें बस एक ही डिसएडवांटेज है कि आप ट्रैक्टर का यूज़ करते हो, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से प्लांट्स को भी हार्म होता है। तो कल्टीवेटर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रेडिशनल टूल्स विद सोइंग। सोइंग एक प्रोसेस होता है जब हम मड के अंदर सीड डालते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। जैसा कि आपने देखा होगा ट्रेडिशनली बहुत से लोग क्या करते हैं, फनल टाइप चीज़ को लेते हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं। उस फनल के अंदर वो धीरे धीरे सीड्स डालते हैं, प्लॉ के साइड में ही लगा रहता है वो फनल में वो धीरे धीरे सीड डालते हैं, एंड वो फनल में से जो सीड होता है वो नीचे जाता है एंड मड में गिर जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारा सोइंग प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से सीड डाला जाता है और ये जाके यहाँ पे रख देता है, जिससे ये सीड में मड में जाके सीड प्रोडक्ट हो जाता है। ये सोइंग प्रोसेस हम ट्रेडिशनली अगर देखें तो इस फनल की मदद से होता है, मगर आजकल होता ये है, एज यू नो मॉडर्न लाइफ आ गई है, तो हम सीड ड्रिल को यूज़ करते हैं। दिस इज़ इन सेकेंड मॉडर्न इम्प्लीमेंट जो हम इस लेसन में अभी पढ़ रहे हैं। पहला तो हमने पढ़ा कल्टीवेटर और अभी हम सीड ड्रिल पढ़ रहे हैं। सीड ड्रिल इज़ नथिंग बट ये भी ट्रैक्टर, अगर आप ये मान लीजिए ये ट्रैक्टर है तो ये ट्रैक्टर के पीछे जो प्लॉ लगा रहता है, इसी के साथ यहाँ पे आयरन में यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सीड है उसके नीचे जाने लग जाता है। यस, तो इसकी वजह से होता ये है, इसमें कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला बहुत ही कॉमन एडवांटेज होता है कि ये लेबर और टाइम को भी सेव करता है। दूसरी बात ये है कि इससे यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में सारे सीड्स डल जाते हैं, क्योंकि अगर आप मड में सारे सीड्स को एक ही जगह पे ग्रो करेंगे तो आपको आगे चल के जब वो ग्रो होंगे तो आपको उन क्रॉप्स को तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा कि अगर वो एक ही साथ, जिन्हें हम झाड़ बोलते हैं, वो झाड़ जैसे बन जाएंगे एंड उससे हमारे दूसरे क्रॉप्स को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें कभी भी सीड्स को यानी कि सोइंग प्रोसेस को एक डिस्टेंस और एक डेप्थ यानी कि इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ में यूनिफॉर्मली डालना चाहिए। यस, और ये क्या करता है, जहाँ पे आगे उसके प्लॉ लगा रहता है ये सीड को कवर भी कर देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि इट प्रिवेंट्स डैमेजेस क्यूज्ड बाय बर्ड्स
एंड एनिमल्स, क्योंकि हो सकता है अगर वो सीड्स ऊपर ही फ्लोट हो रहा हो मड के, तो फिर होता है कि बर्ड्स आके आपके उस सीड को भी खा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर सीड्स है तो इधर चिड़िया आके उसे खा भी सकती है। लेकिन इससे ये कल्टीवेटर मड से ऊपर अपर लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ये बर्ड कुछ नहीं खा पाती है। So this was a simple method of sowing. Now let's come to the next process, that is manure and fertilizers. Manure के बारे में अगर आप सुनो तो it is very natural, and fertilizer के बारे में सुनो तो it is an inorganic salt that is chemical proven. Yes, so N and C means natural and chemical. ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का डेफिनेशन मांगते हो तो नोट्स में भी लिखा था, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट फॉर अ हेल्दी ग्रोथ इज नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अगर आप देखने जाओ तो प्लांट्स को अगर आप इंटरली भी वाटर, सनलाइट वगैरह सब प्रोड्यूस करवा रहे हो, मतलब उसको सब दे रहे हो, लेकिन उसको इंटीरियरली के साथ साथ एक्सटर्नली भी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम अपने स्किन का केयर करने जाएंगे तो हम स्किन का केयर करते करते हम इंटीरियरली यानी कि कुछ ना कुछ खा के, डाइट फ्रूट्स खा के भी हम अपने स्किन को हेल्दी कर सकते हैं, और हम एक्सटर्नली भी स्किन पैक्स या फेस पैक्स लगाते हैं ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे। उसी तरह हम प्लांट्स को भी इंटीरियरली और एक्सटर्नली भी प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्सटर्नली प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस बहुत ही कॉमन यही है कि एक नेचुरल है और एक हमारा केमिकल है। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक दैट इज फुल्ली ऑफ केमिकल, and manures is a natural substance obtained by decomposition of cow dung and other natural resources. अगर आप आगे जाएं तो fertilizers are made of factories, in factories, and manures are prepared by earthworms in the fields only. And fertilizer does not provide any humus, but manure provides much more humus. तो ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर पाता, मगर ये ह्यूमस करता है। ये फर्टिलाइजर्स है और ये मैन्योर है। अगर आप आगे जाएं तो इसमें बहुत ही कॉमन डिफरेंस आता है, ये है इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है मैन्योर में, कि ये जो मैन्योर है ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोटाशियम, फॉस्फोरस वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मगर फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। बट इसका यही डर रहता है कि अगर ये गलती से भी ज़्यादा अमाउंट में चला गया प्लांट्स में तो फिर ये हमारे प्लांट्स को हार्म भी कर देता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन। ओके, अगर हम मैन्योर्स के एडवांटेजेस को देखें तो फिर ये हमारे सॉइल को बहुत ही अच्छे से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है, एंड इट मेक्स द सॉइल porous ड्यू टू which exchange of gases become easy. It also increases the number of Fenderi microbes and it improves the texture of soil. अगर आप सॉइल में बार बार फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो सॉइल का टेक्सचर ख़राब हो सकता है, बट अगर आप मैन्योर्स को डालें then manures are very natural and it doesn't harms to the soil. Now let's come to the next process, that is irrigation. Irrigation. So irrigation is nothing but the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Irrigation के बहुत सारे sources होते हैं, जैसे कि wells, dam and etc. Yes, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारे इरिगेशन करने के, बट अगर हम इसके बारे में कुछ न्यू पढ़ें
तो हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 4 सिस्टम्स दिए हैं ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करने के लिए इरिगेशंस को। अगर आप मोट, चेन पम्प और देखली और राहत के इमेजेस को देखें टेक्स्ट बुक में, तो बहुत इजीली आप उसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करके उसके बारे में डेफिनेशंस बता सकते हैं। बट तो भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो टू द नोट्स में मैंने सारे डेफिनेशंस को लिखा हुआ है, मोट, राहत, देखली एंड एक्सेट्रा। तो इन सब ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में तो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। बट नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बारे में टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। Sprinkler system is similar to the raining of rainfall, and sprinkler system irrigation is the method of applying irrigation water which is similar to natural rainfall. Also, water is distributed through a system of pipes, usually by pumping it then sprayed into the air through the sprinklers so that it breaks up into the small water drops which fall to the ground. अगर आप इसके एडवांटेजेस देखें, देन इट प्रोवाइड इफिशिएंट कवरेज ऑफ स्मॉल ऑफ लार्ज एरियाज। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द अनयूनिफॉर्म प्लेसेस ऑल्सो। अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस में जाएं, देन हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट वाले यानी कि ड्रिपिंग सिस्टम में भी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है। A water will drift when there is lot of wind and there is not a stable water supply is needed. A saline water may cause problem and हमारे रूट्स को कभी भी वाटर जो है रूट्स को ही जाना चाहिए, हमारे प्लांट्स के रूट्स को ही जाना चाहिए। अगर आप स्प्रिंकलर यानी कि ऐसे इसका वाटर जाता होगा और स्प्रिंकलर होके क्या प्लांट्स के लीव्स को जाता होगा बट नॉट टू द रूट्स, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। मगर इफ़ यू गो विथ ड्रिपिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम दैट हैज़ द पोटेंशियल टू सेव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय अलाउइंग द वाटर टू ड्रिप स्लोली टू रूट्स ऑफ प्लांट्स either from above the soil surface or buried below the surface. The goal is to place water directly into the roots and minimize the evaporation. तो इसके कहने का मतलब यही है कि ड्रिपिंग सिस्टम में बहुत ही अपोजिट और डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम है कि वो डायरेक्ट रूट्स को जाता है एंड इट गोज़ ड्रॉप बाय ड्रॉप विदाउट एनी ब्रेक। ओके, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जब प्लांट्स विदाउट ब्रेक के जाता है तब शायद ज़्यादा वाटर के भी सप्लाई की वजह से वो ख़राब हो सकता है, जिसका हम डिसएडवांटेज में भी काउंट कर सकते हैं। बट इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि ये डायरेक्टली हमारे रूट्स को जाता है एंड इट ऑल्सो मिनिमाइज द इवेपोरेशन प्रोसेसेस। एडवांटेजेस इसके ये भी हो सकते हैं कि इसका लो प्रेशर होता है, जबकि हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स को हार्म भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू गो विथ ड्रिपिंग सिस्टम, तो अगर यहाँ पे एक प्लांट है तो ये यहाँ पे जो मोटर रहेगा, ये मोटर से ये डायरेक्ट इसके रूट्स को जाएगा और यहाँ पे जो एक होल होगा उधर से ये वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप होल दे जाता रहेगा, जिसकी वजह से ऊपर लीफ है इसके ऊपर इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज के रूप में आ सकता है। Now if you go with next tab, that is weeds and weeding. Weeds, weeding and weedicides are the very important words here. Weeds, weeding and weedicides. ओके, वीड्स का मतलब होता है दैट आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द क्रॉप इन द फील्ड। अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाओ, देन अंडर डिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स।
If you go with weeding, the removal of weeds are known as weeding. Weeding necessary since weed completely take the crop's nutrients that is put in by the farmers in the field very hardly. ओके एंड अगर आप देखो तो वीड्स का मतलब यही होता है, इन वीड्स का एक बहुत ही मेन मोटो रहता है कि जो हमारे क्रॉप्स हैं इनमें जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली इन वीड्स के पास चला जाए और ये वीड्स धीरे धीरे ग्रो होने पे अपने मोर कॉपीज़ को फील्ड्स में फैला देता है, जिसकी वजह से ये पूरे क्रॉप को यानी ये पूरे फसल को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से फार्मर का मनी, टाइम एंड प्लस हार्ड वर्किंग भी वेस्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारे वीडिंग प्रोसेसेस इसलिए होता है ताकि कोई भी वीड आ जाए हमारे फार्म में तो हम उसको डायरेक्टली कट करके हटा सकते हैं। ओके तो इनके कुछ मेथड्स बताए हैं। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से तो आप पहले ही वीड्स को हटा दो, आप वीड्स का नामो निशान रखो ही मत फील्ड में, ताकि ये बाद में ग्रो होकर प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स को ले ले। अगर नेक्स्ट प्रोसेस भी ये है, एक और प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। ये वीडीसाइड्स का मतलब ये होता है जो केमिकली हमारे वीड्स को हटा देता है। इफ़ यू गो विथ, अगर ये प्लांट्स हैं हमारे नॉर्मल क्रॉप्स हैं तो इनमें हम ह्यूमंस इस पे कुछ स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से जो इसके साइड में वीड्स होंगे वो डायरेक्टली मर जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे और रूट्स को चले जाएंगे, जिनका वो न्यूट्रिएंट्स होगा जो वीड्स की तरफ से मिला है वो डायरेक्टली डिज़ोल्व हो जाएगा डीकम्पोजिशन की हेल्प से एंड वो प्लांट्स को चला जाएगा। यस, बट इससे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब ह्यूमन एक वीडीसाइड डालता है तो इट यूजेस मैनी ऑफ द प्रिकॉशंस। हाउ लाइक, अगर आप देखें तो वो मास्क पहनता है, डायग्राम में भी दिया हुआ है, यस, वो मास्क पहनता है, वो बहुत फुल स्लीव्स कपड़े पहनता है एंड एक्सेट्रा। तो ये प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर वो गलती से भी स्मेल हो गया ह्यूमंस के द्वारा तो फिर ये भी हमारे ह्यूमंस को प्रॉब्लम दे सकता है। बट हाँ, अगर ये वीड्स के ऊपर डाले जाए और प्लांट्स के ऊपर भी डालने जाए तो ये प्लांट्स को कुछ हार्म नहीं करता मगर वीड्स को हार्म करता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स आर लाइक 2,4-D। ये एक वीडीसाइड है जो बहुत ही कॉमनली हमारे टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया है और ये स्प्रेड होता है फील्ड में ताकि हम किल कर सके वीड्स को। ठीक है, वीड्स को निकालने के लिए या फिर हार्वेस्टिंग करने के लिए भी हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिकल। ये सिकल के बारे में अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग होता क्या है? हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। दिस इज़ द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अगर वो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो चुका है, उसमें फ्रूट्स आ चुके हैं, तब हम उसे क्या करते हैं, हम उसे हार्वेस्टिंग करते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एट कट out of the ground. It usually takes 3 to 4 months to cut out or harvest the crops with the sickle or manually. सिकल के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिकल एक बहुत ही नेचुरल इम्प्लीमेंट है जो यूज़ होता है हार्वेस्टिंग के समय पे। इसका डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ हम 6th के भी 2 वर्ड्स को एकदम मेमोराइज करेंगे, जिनका वर्ड है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। यस, थ्रेशिंग का मतलब और हार्वेस्टिंग का मतलब दोनों ही यूज़ हो रहा है। विनोइंग का मतलब हार्वेस्टिंग में ही यूज़ हो रहा है। यस, सो थ्रेशिंग मैं अगर आपको मेमोराइज करा दूँ तो थ्रेशिंग इज़ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जैसे कि आपको याद होगा कि ग्रेन्स को हम डायरेक्टली हिलाएंगे अच्छे से तो वो पूरा जो सीड्स होगा उसमें से निकल जाएगा। एंड ये नॉर्मली ग्रेन्स के लिए ही होता है ताकि उसका जो शाफ यानी कि CHAFF शाफ निकल जाए, तब हम थ्रेशिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन भी एक तरह से ट्रैक्टर में ही होता है जो हेल्प करता है हमें
हेल्प करता है हमें द कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। यस, एंड थ्रेश, ये जैसे हमने टीलिंग का नाम प्लॉइंग भी रख सकते हैं, वैसे ही हमने इस कंबाइन का नाम हम थ्रेशर भी रख सकते हैं। यस, तो थ्रेशर मैनुअली यूज़ होता है, मगर कंबाइन अगर आप ऑफिशियली देखें तो कंबाइन यूज़ होता है, दैट इज़ द नेम ऑफ मशीन टू कंक्योर द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। अगर आप विनोइंग में जाओ तो विनोइंग एक बहुत ईजी सा प्रोसेस है। अगर एक इंसान एक बहुत ही ऊंचे जगह पे खड़ा है एंड वहाँ से वो उस ग्रेन्स को एक हवा के मदद से उसके डस्ट को हटा देता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग का प्रोसेस एक्चुअली यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द impurities like husk by dropping it from the height and light impurities separated due to fan or wine. ओके फ्रेंड्स, तो हमने विनोइंग के बारे में पढ़ लिया। दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस दैट इज़ नोन एज स्टोरेज। स्टोरेज में हमने बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी सुनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन अ इम्पॉर्टेंट टास्क। If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. Large-scale storage of grains in silos and granaries. Silos and granaries का डायग्राम अगर आप देखो तो कुछ ऐसा होता है। ये एक सीलो है, ओके, एंड इसके अंदर पूरा भरा रहता है हमारा ग्रेन। गैनरीज भी कुछ ऐसी ही दिखती हैं, ये पूरा स्टोन का बना रहता है, तो दीज आर डिफरेंट। ओके, तो ग्रैनरीज एंड सीलोस के बारे में तो आपको पता ही होगा। यस, बट व्हाट आर मेटालिक बिन्स एंड द जूट बैग्स? जूट बैग्स तो आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि बोरी। ठीक है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इन्हीं बोरी में ही बांध के उसे क्या करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो जो प्रोडक्ट होगा वो लार्ज स्केल में होगा तो उसे हम सीलोज और ग्रैनरीज के सहारे स्टोर करके रखते हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा होगा तो होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताया है, जैसे कि ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemical treatment are required to protect from the pests and microorganisms. कई बार होता ये है कि अगर आप छोटे अमाउंट में देखो तो आपकी मदर वगैरह ने भी लीव यानी कि नीम लीव्स को रखा होगा ग्रेन्स के ऊपर, ताकि जो बैड इंसेक्ट्स होंगे, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो उनको खा नहीं पाएंगे एंड ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर अगर आप देखें सीलोज और ग्रेनराइज को हम क्या करते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो लार्ज अमाउंट का होगा, हम पूरा पेड़ का लीफ थोड़ी ना रख सकते सीलोज एंड ग्रेनाइज में कि वो पूरा प्रोटेक्ट रहे। नहीं, हम यहाँ पे करते हैं, हम कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जो कई बार होता है हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, मगर ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि इनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्रॉप के लिए अच्छे हो बट हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए इनमें केमिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिसके बाद ही ये बड़े बड़े कंपनीज़ के बैग में आता है और हमें मॉल या किसी भी बैग में या फिर किसी भी दुकान में, किसी भी स्टोर में मिल जाता है। यस, so this is the process from the field to the storage and our home, and at last we eat it. Yes, food is obtained by also animals for which animals are reared. This is called animal husbandry. Fish is a good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिश से हमें विटामिन डी मिलता है और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ओके, बहुत ही हेल्दी होता है। एंड आपको छोटा सा टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी बताया है। तो जैसे हम प्लांट से क्रॉप्स यानी कि प्लांट से क्रॉप्स को लेते हैं, वैसे एनिमल्स को भी हम रियर करते हैं। उनमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हम एनिमल्स के भी फूड को भी खाते हैं।
ठीक है। तो एनिमल से भी प्रोड्यूसर्स फूड को भी खाते हैं। यस, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है एंड मैं यही चाहूँगी कि आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट करें बिकॉज ऑफ माय एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज इज वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड एट लास्ट मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट वीडियो भी प्रोड्यूस करना चाहूँगी। ये टेस्ट वीडियो भी बहुत आसान होगा आपके लिए, इसमें MCQ होंगे, तो इनमें बहुत सारे टेस्ट भी होंगे जिनके लिए आपको मैं वीडियो भेजूँगी वंस अगेन विद द टेस्ट सून। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ज़रूर।